केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसले। हर वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा ये दिवस। देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के आईआईटी से मोती झील तक के प्राथमिक सेक्शन के ट्रायल का किया निरीक्षण। कहा, प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक यातायात सुविधाओं को दे रही है बढ़ावा। कानपुर सहित प्रदेश भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका को लेकर सतर्कता बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कानपुर में जीका वायरस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। और लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का होगा समापन। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का फैसला किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदायों के गौरवशाली इतिहास, खास उपलब्धियों और संस्कृतियों पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2021-22 के एमपी लैंड फंड के लिए प्रत्येक सांसद को 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी। कोविड-19 के समय एक निर्णय किया गया था कि 2 वर्ष के लिए 2021 और 21-22 तक जहां तक एमपी लैंड की स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया था कि उसके पैसे का उपयोग जो है, धन का उपयोग कोविड की लड़ाई के लिए किया जाएगा। और सभी सांसदों ने आगे बढ़ चढ़कर कोविड की इस लड़ाई के प्रति अपना योगदान देने के लिए सहमति भी व्यक्त की थी। और आज मुझे आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी लैंड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किस्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड will be made available from this year onwards. 2 crore for this financial year will be made available, and from the next year onwards they will get the full 5 crore rupee installment, 5 crore rupee annually. प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के प्राथमिक सेक्शन का ट्रायल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज किया गया। 15 नवंबर सन 2019 से कानपुर मेट्रो परियोजना के 9 किलोमीटर लंबे इस प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था और निर्माण शुरू होने के 2 वर्ष से भी कम अवधि में इसे पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कानपुर मेट्रो ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत गुजरात के सावली में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेट्रो ट्रेन में यात्री क्षमता 974 यात्रियों की होगी और ट्रेन की डिजाइन स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक यातायात सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन अपने निर्धारित समय से पहले आरंभ हो रहा है। कानपुर अब मेट्रो सिटी हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। इससे कानपुर वासियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा प्राप्त होने के साथ ही यहां के प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी।
एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी। लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जीका वायरस के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारी, जिलाधिकारी और कानपुर के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जीका के बढ़ते मामलों पर लगातार निगाह रखने और परीक्षण और उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ताजनगरी आगरा के छिपीटोला में श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की पवित्र भूमि में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे और उनके उपदेश आज भी जन जन में व्याप्त हैं। इस अवसर पर उन्होंने अखिलेश यादव के वोटबंदी के बयान पर कहा कि विपक्ष के जो लोग दुष्प्रचार और दोषारोपण कर राजनीति से ही जनाधार की खोज करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जरूर जनता वोट की तालाबंदी करेगी। मुझे लगता है जनता तालाबंदी करेगी, ऐसा विपक्ष के बोलने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, मैं सभी सम्मानित नेताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन जो दुष्प्रचार और दोषारोपण का राजनीति से ही जनाधार की खोज करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आने दीजिए चुनाव। जनता ऐसे दलों के जिन्होंने कभी विकास काम नहीं किए हैं, जिन्होंने जनता के हित में काम नहीं किए हैं, उनकी तालाबंदी जरूर करेगी, वोट की तालाबंदी करेगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज बरेली के राजकीय पॉलिटेक्निक का निरीक्षण किया और छात्रों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्रों की समस्याएं जानी और उनकी मेस में पहुंचकर उनको दिए जाने वाले भोजन के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रदेश में चलने वाले पॉलिटेक्निक को रोजगार से जोड़ा जाए। यहां पढ़ने वाले छात्र अच्छा रोजगार पा सकें, इसके लिए इंडस्ट्रीज को पॉलिटेक्निक तक लाया जाएगा। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का समन्वय और तालमेल बिठाया जाए, ताकि जो रोजगार परक शिक्षा है और एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा चुनौती है, उस पे और हम धार दें। साथ ही साथ देख रहा हूँ काफ़ी एज
हो गए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के में भी सुधार की जरूरत है। मंत्री जी से मैं मिला और मैंने अपनी जो डिमांड है यहाँ, क्योंकि सिविल का प्लेसमेंट बहुत कम है, तो मैंने सर से बोला और उसके लिए तो सर बोले कि ठीक है, मैं नोटिस कर ले रहा हूँ बेटा, और ज़रूर आप लोगों की ये जो डिमांड है पूरी होगी 100%। उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को समझने की कोशिश की, एक एक छात्रों से उन्होंने मिलने की कोशिश की, जहाँ तक संभव था वहाँ तक उन्होंने मिला, और जहाँ पे नहीं संभव उसका वहाँ पे कोई वो नहीं है। लेकिन मतलब मैक्सिमम उन्होंने कोशिश की कि हम मतलब सभी छात्रों से मिलें और जो भी उनकी हम लोग की समस्याएं थी वो पूरी करने की कोशिश करें, और पूरी की उन्होंने अपनी। आइए अब खबरों में लेते हैं एक विराम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों पर छठ पर्व पर आस्था रखने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग श्रद्धा भाव के साथ सर पर प्रसाद की टोकरी लिए नंगे पांव घाटों तक पहुंचे। पुरुषों ने नदियों तालाबों में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए खड़ी महिलाओं के पात्र में अर्घ्य दिया। महिलाएं घाटों पर छठी मैया के लोकगीतों के साथ भक्तिभाव से भरी हुई थीं। कल प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण कर गो फल ले लो, सुपु और दौरी, छठ घाट जाए के बा फूल ले लौरी, हो 5 गो फल ले लो। आस्था के महापर्व के तीसरे दिन आज छठव्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। तीर्थराज प्रयाग संगम तट पर छठी व्रती महिलाओं ने और पुरुषों ने डूबते हुए सूर्य भगवान को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। छठ पूजा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि अब पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे देश में छठ मैया की पूजा होने लगी है। इस पूजा से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ पर्व पर सरकारी छुट्टी भी कर दी है ताकि नौकरी पेशा वाले पूजा पाठ कर सकें। लोक आस्था के इस महापर्व पर जिस तरह से उत्साह पूरे देश में पूर्वांचल समाज के लोगों का जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, हर जगह अगर हम यहाँ से लेकर के कश्मीर तक की बात करें और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात करें, हर स्टेट में पूर्वांचल के लोग, ये मेहनतकश लोग, ये अपनी मेहनत से देश का, प्रदेश का निर्माण करने वाले लोग आज अपने पर्व को इतने उत्साह के साथ मना पा रहे हैं, इतने खुशी मन से मना पा रहे हैं। तो इसका कारण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सूर्य उपासना का पर्व वाराणसी में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज अस्तांचल सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होगा। वाराणसी के गंगा किनारे कुंड सरोवर के किनारे बड़ी संख्या में महिलाओं ने डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। व्रती महिलाओं ने बताया कि छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। सच्चे मन से इनकी आराधना करनी चाहिए। शाम को समय अर्घ देते हैं हम लोग, गंगा जी में जाकर कर अर्घ देते हैं और सुबह भी अर्घ दिलाता है। पर्व का बहुत बड़ा विधान है भैया, जो है कि इस पर्व से पुत्र, पति, धन, अन्न, सबको संपत्ति सबकी श्रद्धालु माँ छठ माता की कृपा से होती है। अयोध्या में लावारिस शवों के वारिस के रूप में मसीहा माने जाने वाले समाजसेवी मोहम्मद शरीफ पद्मश्री का अवार्ड लेकर जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल पद्मश्री अवार्ड की घोषणा 2 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते पद्मश्री का अवार्ड नहीं मिल सका था। पिछले 28 साल में अयोध्या में मोहम्मद शरीफ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शव चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, कभी उन्होंने कोई फर्क नहीं किया।
सभी के धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जाता है कि लगभग 3000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार वो कर चुके हैं और अब वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी खुशियों का इजहार भी किया। और आप लोग की बड़ी मेहरबानी है, जो सही खबर निकाल रहे थे तब राष्ट्रपति तक पहुंची, तब बुलाया। राष्ट्रपति स्टेज पर से नीचे हमें से आए मिलने, पैर में तकलीफ है, वो पड़ी साहब बहुत खुशी है। आप मोदी जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी का। यही कहता है कि साहब कुछ हमारे पेंशन मान दे, कुछ थोड़ा कर दे, कोई न मकान है हमारे पास, तो कोई पेंशन का सहारा। रायबरेली में राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशन में निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति और जनपद न्यायाधीश मोहम्मद शाहिद मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को और सशक्त बनाने के साथ ही महिलाओं को विधिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश ने समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के संबंध में चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने महिलाओं को सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में विधिक साक्षरता के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय यूयू ललित साहब के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में विधिक साक्षरता का अभियान चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें हम प्रत्येक स्तर के ऊपर, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक गांव तक प्रत्येक नागरिक को विधिक साक्षरता दिलाना चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं कि उनके क्या क्या विधिक अधिकार हैं और कहां कहां से उनको सहायता प्राप्त हो सकती है। उन सहायता के लिए हम पूरे जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें गोष्ठियां शामिल हैं, शिविर शामिल हैं, स्कूल में और कॉलेजेस में हमारे लग रहे हैं और इसके साथ साथ ही महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ भी किया गया है और इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार क्या हैं उसका शिविर का आयोजन है और इस कार्यक्रम के बाद में सभी महिलाएं और सभी विभागों से महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, अधिकारी भी आए हुए हैं, तो जो उनके कानूनी अधिकार हैं उनकी जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कानपुर देहात में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करके तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में जागरूक किया जा रहा है। विकासखंड मलासा के अंतर्गत अवस्थित गांव छतेनी में जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ग्रामवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद की समस्त 618 ग्राम पंचायतों और 922 आदर्श ग्राम सभाओं में विकासखंड मलासा के 3 गांव छतेनी, मुरलीपुर और सैदलीपुर का चयन किया गया है। कानपुर देहात और बिजनौर 2 जिलों को लिया गया था, जिसमें कानपुर देहात के 3 गांव छतैनी, सैदलीपुर और मुरलीपुर, इन 3 गांवों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार के जो पैरामीटर्स थे उन पे काम कराए जाने की अपेक्षा थी। हम लोग तीनों गांवों में सामुदायिक सोकपिट, सामुदायिक खाद गड्ढे, व्यक्तिगत सोकपिट, व्यक्तिगत खाद गड्ढे, सिल्ट कैचर और प्लास्टिक कलेक्शन केंद्र ये स्थापित करने के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि लोग अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें और गांव में जो गोबर और गंदे पानी का उत्प्रवाह है, जिसके नाते डेंगू, कोविड से लेकर बहुत सारी संचारी रोग और बीमारियां हैं, इनके प्रवाह को रोका जा सके और गांव के लोगों को सुखमय जीवन बनाया जा सके। आज इसको लक्षित करके हम लोगों ने इस छतैनी गांव में ग्रामवासियों के साथ एक जन चौपाल का आयोजन किया था और लोगों को इस बारे में अवेयर किया गया कि लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि किसी प्राणघातक बीमारी से किसी को ग्रसित न होना पड़े। पूरे भारत में कानपुर देहात एक मॉडल बना है और उस कानपुर देहात में ये मेरा सौभाग्य है, यहाँ के जिला पंचायत राज अधिकारी श्री AK सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में व
मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के कुशल निर्देशन में जो ये गौरव मलासा ब्लॉक को मिला है, इसको लेकर मैं बहुत ही आनंद का अनुभव महसूस कर रहा हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पूरे भारत में मलासा ब्लॉक का नाम जो रोशन हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सोखता लगा हुआ है, इसमें 5, 6, 7 घर का पानी आता है। इससे जो है पानी बर्बादी नहीं होता है, जमीन में सोखता चला जाता है और इससे गंदगी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज से ड्रॉप आउट और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में बलरामपुर केंद्र पर बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगढ़, बलरामपुर सहित 6 जनपदों के युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को बलरामपुर ट्रेनिंग सेंटर पर निःशुल्क प्रशिक्षण 4 महीने की डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षु छात्रों की बड़ौदा गुजरात की कंपनी में नियुक्ति हुई है। मोबिलाइजर उमेश पाठक ने बताया कि अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु जल्द ही जॉब से जुड़ेंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी सेट दी जाती है, बुक्स, कॉपी, सारी चीज़ें मुझे निःशुल्क प्राप्त हुई और मेरा ये जो 4 महीने का कोर्स है पूरा हुआ और मेरा ज्वाइनिंग अच्छे से गुजरात में एक अच्छी से FSL कंपनी में हुआ है और इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यहाँ से हम लोगों को पढ़ाई करने के बाद 6 महीना ट्रेनिंग किया है GDA का। यहाँ से GDA का ट्रेनिंग करके 6 महीने बाद हम लोग जॉब करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। वहाँ से हम लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोग अपने आप पर खुद पर विश्वास के साथ जॉब करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे मैं बलरामपुर सेंटर में हूँ। यहाँ हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग थी जो कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ गुजरात में मेरा कोजेंट कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने सेंटर का भी और मुख्यमंत्री का भी और प्रधानमंत्री जी का भी। मतलब मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, उसी तरह आने वाले जो हमारे भाई बहन हो उन लोग भी मतलब आत्मनिर्भर हों, जॉब से मतलब जुड़े। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं 18 साल से 25-30 साल के बीच में, जो कि 10वीं पास करने के बाद में अपने घरों में किसी रोजगार ना होने की वजह से जो अपने घरों में बैठे होते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे सिचुएशन के लिए जो है हमारी सरकार द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो यहाँ पे आने के बाद में कुछ सिलेक्टेड ट्रेड में ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में वो जो नेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनमें वो रोजगार प्राप्त करते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसले। हर वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा ये दिवस। देश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के IIT से मोती झील तक के प्राथमिक सेक्शन के ट्रायल का किया निरीक्षण। कहा, प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक यातायात सुविधाओं को दे रही है बढ़ावा। कानपुर सहित प्रदेश भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका को लेकर सतर्कता बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कानपुर में जीका वायरस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। और लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का होगा समापन। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।